तो आज तारीख है 10 जनवरी, और 10 जनवरी को हम लोग संडे का और मंडे का दोनों को कवर करते हैं, संडे को मंडे को। और जितनी भी इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उनमें से ऐसी जितनी भी खबरें हैं जो हमारे किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है वो सब हम कवर करते हैं। तो आज अगर द हिंदू के फ्रंट पेज की बात करें, तो देखो संडे के द हिंदू के फ्रंट पेज की बात करें उसमें तो इतना कुछ था नहीं, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा बना था। आज के अगर द हिंदू के फ्रंट पेज की बात करें तो एक तो जो नीट पीजी की काउंसलिंग है, जो अभी हम देखते हैं, जो आरक्षण वाला मुद्दा था कि ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण मिला हुआ है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को, उनको ये जो आरक्षण दिया गया है 8 लाख का जो क्राइटेरिया है वो कैसे दिया गया है, उस पर केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। तो वो अभी सॉल्व हो गया है, तो नीट पीजी की काउंसलिंग होने वाली है जो कि अभी शुरू हो जाएगी 12 तारीख से। और एक न्यूज़ आई है कि फ्रंट पेज पे ये कि 1.79 लाख केसेस पहुंच गए हैं पर डे कोविड के। तो जिस हिसाब से कोविड सर्ज बढ़ रहा है, हम लोग देखते हैं कि तमिलनाडु वगैरह में संपूर्ण लॉकडाउन तक लगा दिया गया था। तो ये सारे सीन भी चल रहे हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई वो अमरिंदर सिंह को लेके, उन्होंने पॉलिटिकल बयान दिया है तो वो कुछ जरूरी नहीं है। एक न्यूज़ आई है आईएनएस विक्रांत को लेके, जो हमारा इंडिया का पहला बनाया हुआ इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो अभी कोची में उसके ट्रायल चल रहे हैं, तो उसको लेके एक फोटो वगैरह भी आई है द हिंदू का फ्रंट पेज पे। एक न्यूज़ आई है, वो आई है अभी, ये जो सुल्ली डील्स एप्स है उसको लेके, कि ये जो आजकल सरकार एक चीज़ बहुत ज़्यादा कर रही है कि जी जितने भी ऐसे ऐप बनाने वाले थे जो लोगों को ठगते थे या कुछ भी ऐसा बोलते थे, मतलब ऐसे प्रकार की कि कोई ऐसे है कि ऐप किसी को ठग रहा है, या मान लो उससे पैसे ले रहा है, उसको सामान नहीं पहुंचा रहा है, या मान लो किसी को इंटरनेट पे एब्यूज किया जा रहा है, तो ऐसे ऐप्स को बनाने वालों को बहुत क्रैकडाउन कर रही है आजकल सरकार। तो अभी इंदौर का एक बंदा है जिसने सुली ऐप्स को बनाया था, उसको पकड़ लिया गया है। और एक न्यूज़ आई है वो बिहार न्यूज़ को लेके आई है। तो बेसिकली अगर फ्रंट पेज की कहे तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जो जरूरी हो। एक पेज नंबर पे 4 पे न्यूज़ है, वो आई है मेकू डाटा प्रोजेक्ट को लेके। अब ये मिके डाटा प्रोजेक्ट क्या है? बेसिकली हम देखते हैं कर्नाटक सरकार का एक मिके डाटा प्रोजेक्ट था बेसिकली, जिसके तहत सबको पानी पहुंचाना था, पीने का पानी बाय टैप 2022 तक। 2022 शुरू होने से पहले पहुंचा देंगे ऐसा वादा किया गया था। 2022 शुरू हो चुकी है, तो अभी तक नहीं हुआ है ये वहाँ पे। तो कांग्रेस वहाँ पे एक बहुत बड़ी रैली निकालने वाली है, तकरीबन 170 किलोमीटर तक ये पदयात्रा चलेगी। अब इसको लेके वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम भी चल रही है, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है और रैली में हजारों लोग जुट गए हैं, तो कोरोना को लेकर वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसको लेकर सरकार मना कर रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि नहीं हम तो निकालेंगे। अब बस न्यूज़ में होता है तो हमें पता होना चाहिए कि मेरे को डाटा प्रोजेक्ट है क्या, दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वह ये पेज नंबर 8 पे द हिंदू के, वह ये गुजरात को लेके, कि गुजरात के कोस्ट पे हम लोगों ने तकरीबन 10 पाकिस्तान के मछुआरे पकड़ लिए हैं। वही बेसिकली कई बार होता क्या है ना, मछुआरों को पता नहीं होता कि इंटरनेशनल सी कहाँ तक है, और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह जो सी के हैं वो कहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो वो आ जाते हैं यहाँ से वहाँ। तो पाकिस्तान की गुजरात में आ गए थे, तो हम लोगों ने पकड़ लिया। उन पे 2000 किलो तकरीबन मछलियाँ थी, 60-70 लीटर का डीजल वगैरह था, वो सब पकड़ लिया है। और एक छोटी सी न्यूज़ वहीं पे नीचे और दी हुई है दंड में, कि हम लोगों ने बांग्लादेश के तकरीबन 20 फिशरमैन को वापस भी लौटाया है। तो अगर ये फिशरमैन की बात है ना कि दूसरे देश हमारे पकड़ लेते हैं, हम दूसरे देशों को पकड़ लेते हैं, फिर वापस दे देते हैं, ये सब चलता रहता है। तो बस यही है कि पकड़ा इसलिए जाता है, ऐसा तो नहीं कि जासूस वगैरह है कि जो फिशरमैन के शकल में जासूसी वगैरह करने आए इसलिए। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को लेके, AIIB को लेके। AIIB हम लोग जानते हैं हेडक्वार्टर बीजिंग में, चाइना में। तो इसके जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उर्जित पटेल को बना दिया गया है। उर्जित पटेल वही जो हमारे फॉर्मर RBI गवर्नर भी रह चुके हैं। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है ATA कप को लेके। ATA कप जो फुटबॉल में होता है बेसिकली, तो स्पेन ने इस साल का ATA कप जीत लिया है कनाडा को हराते हुए। और ज़्यादातर टाइम हम लोग देखते हैं स्पेन नहीं जीता ATA कप को। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है, वो आई है अभी USA के साथ में इंडिया के ट्रेड्स को लेके। तो देखो हुआ क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि मैंगोस और पोमीग्रेनेट, इन दोनों का एक्सेस, जो मार्केट एक्सेस है, वो US और इंडिया एक दूसरे के लिए और ज़्यादा बढ़ाएगा। अभी तक बंद था, अब बढ़ाया जाएगा। तो हम लोग भी वहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, वो लोग इंपोर्ट भी करेंगे। अब ये कब किया जाया करेगा? बेसिकली हम लोग देखते हैं जनवरी फरवरी शुरू होता है ये, अप्रैल मई के बीच में, वो उन्हीं टाइमों में ये किया जाएगा। और इससे क्या होगा, फार्मर्स की इनकम बढ़ाने में फ़ायदा मिलेगा, हम लोग देखते हैं। और देखो USA हमारा सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। वहीं US के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग टॉप 15 में भी नहीं आते। तो ओवरऑल ट्रेड बढ़ाने में फ़ायदा मिलेगा। और US के साथ में हम लोग जानते हैं हमारा ट्रेड सरप्लस में है, क्योंकि
अभी नवंबर की, जैसे हम लोग अभी बात कर ले पिछले साल के डाटा की, तो तकरीबन $52 बिलियन का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया और $28.88 बिलियन का इंपोर्ट। तो ऑलमोस्ट डबल एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, फायदा इंडिया को ज़्यादा होता है। हम लोग स्टोन्स हो गए, प्रीशियस स्टोन्स की बनी हुई चीज़ें, नेकलेस, फार्मा इंडस्ट्री की चीज़ें, फिशरीज, ये सब एक्सपोर्ट करते हैं। और अब एक चीज़ और है कि ये किसके द्वारा किया जाता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये सब देखा जाता है। तो मतलब जी, जो पोमिग्रेनेट और मैंगोस का जो किया जाएगा, तो जो हम देखते हैं कि ADDA है जो हमारे यहाँ कि एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि हम जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत काम करती है, तो उसके द्वारा ये पूरा चीज़ देखी जाएगी। और पता है, जब भी हम लोग बात करते हैं इंडिया और US के ट्रेड को लेके, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है केवल एक ही चीज़ की, कि इंडिया और US के बीच में अभी तक जो नॉन टेरिफ बैरियर्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि US ने मान लो कुछ अपने स्टैंडर्ड्स बना के रखे हैं कि हमें ये चीज़ ऐसी बनी हुई चाहिए, इस हालातों में बनी हुई चाहिए और इतना उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो कई बार इंडिया की चीज़ें वो पूरा नहीं कर पाती, और ये नॉन टेरिफ बैरियर्स की वजह से काफ़ी इंडिया की चीज़ें वहाँ की मार्केट में अपनी जगह नहीं बना पाती हैं। तो इसको लेकर भी काफ़ी बात चल रही है, अब देखते हैं क्या होता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है भाई, है वीर बाल दिवस को लेकर। अब ये क्या है, हम जानते हैं गुरु गोविंद सिंह के जो का जो प्रकाश दिवस है, और साथ ही साथ गुरु गोविंद सिंह के 4 लड़के थे, उनमें से 2 लड़के थे, एक तो थे साहिबजादा जोरावर और एक थे साहिबजादा फतेह। तो फतेह और जोरावर की मृत्यु हुई थी, हम लोग जानते हैं 26 दिसंबर को, तो प्रकाश पर्व भी उसी दिन पड़ता है। तो 26 दिसंबर को अगले साल से, मतलब अब ये 2022 का जो 26 दिसंबर आएगा, तो इसको वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी गई है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। तो दैट्स ऑल, बस हमें पता होना चाहिए। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, तो वो कल के बारे में आई कि कल 9 जनवरी थी, प्रवासी भारतीय दिवस। हम लोग जानते हैं 1915 में गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे 9 जनवरी को, तो इसलिए मनाया जाता है। और थोड़ा अगर बात कर लें कि प्रवासी भारतीयों की अभी क्या स्टेट्स है इंडिया को लेकर, तो अगर इंडिया के हिसाब से बात करें तो 31 मिलियन इंडियन डायस्पोरास है जो बाहर रहते हैं, हम लोग जानते हैं। अगर दुनिया में बात की जाए तो सबसे बड़ा डायस्पोरा इंडिया का ही है, मतलब इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा बाहर रहते हैं दूसरे देशों में। सबसे ज़्यादा इंडिया के लोग कहाँ रहते हैं, नंबर 1 पे UAE में रहते हैं तकरीबन 3.5 मिलियन, नंबर 2 पे US में रहते हैं 2.7 मिलियन, और नंबर 3 पे सऊदी अरेबिया है। और बाय द वे कुछ सालों पहले तक, आज से 10 साल पहले तक US नंबर 1 पे होता था, आज UAE नंबर 1 पे। अब बात की जाए कि UN के हिसाब से क्या है, तो इंडिया के हिसाब से तो हमारे 31 मिलियन लोग बाहर रहते हैं, लेकिन UN के हिसाब से तकरीबन इंडिया के 18 मिलियन बाहर रहते हैं, और फिर भी इंडिया नंबर 1 पे है। सेकंड नंबर पे अगर बात की जाए कंट्री जिसका सबसे बड़ा डायस्पोरा है, तो वो मैक्सिको है 11 मिलियन के साथ, और थर्ड नंबर पे रशिया है, फोर्थ नंबर पे चाइना आता है। एक यही हम लोग बात करें कि इंटरनेशनल माइग्रेंट सबसे ज्यादा कहां पर रहते हैं, मतलब ऐसा कौन सा देश है जहां पे सबसे ज्यादा इंटरनेशनल लोग आके रहते हैं, तो उनमें नंबर 1 पे आता है यूएसए में 50 मिलियन लोग रहते हैं, तकरीबन ओवरऑल दुनिया के डायस्पोरा का 18%। और सेकंड नंबर पे आता है जर्मनी 16 मिलियन के साथ में। तो फर्स्ट और सेकंड वाले में अंतर कितना बड़ा है, 50 मिलियन और 16 मिलियन का। तो और हाँ, बाद में यही हम बात करते हैं, जब डायस्पोरा बाहर रहता है तो वो इंडिया पैसा भी बेचता है, तो रेमिटेंस पाने में भी इंडिया नंबर 1 पे है। तकरीबन $548 बिलियन हम लोगों ने 2019 में रेमिटेंस पाया था। अब बाद में इस साल ये रेमिटेंस घटने की बात की जा रही है कोरोना की वजह से, लेकिन अब जब स्टेट्स निकल के आएंगे और जब बजट आएगा तब पता पड़ेगा कि क्या सीन है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है भाई, ये फातिमा शेख के बारे में कि बस न्यूज़ तो केवल इतनी सी है कि गूगल ने उनको ऑनर किया है। हम देखते हैं कि फातिमा शेख जिनकी पुण्यतिथि 9 तारीख को आती है, तो गूगल ने क्या किया था, अपने जो गूगल का जो डूडल होता है उसको पूरे को चेंज किया था फातिमा शेख के लिए। अब फातिमा शेख कौन थी, सोशल रिफॉर्मर थी, और इंडिया फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टीचर भी थी वो, बाय द वे। और हम देखते हैं ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, इनकी हम लोग बात करते हैं, जो हिंदू फर्स्ट टीचर मानी जाती है अगर महिला की बात करते हैं हम लोग, तो इनके साथ में मिलके जो सत्यशोधन समाज था उनमें काम करती थी फातिमा शेख भी साथ में। तो दैट्स ऑल। तो ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले को तो बहुत पढ़ा दिया जाता है, लेकिन फातिमा शेख के बारे में ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता, तो इसलिए न्यूज़ में भी था, तो मैंने सोचा कवर कर लें। एक नेक्स्ट न्यूज़ है भाई, ये मालदीव्स को लेके, कि मालदीव्स और चाइना की आपस में डील हो गई है। बेसिकली चाइना वाले जो लोग अगर मालदीव्स जाएंगे तो उन्हें वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा। चाइना और मालदीव्स के आपसी ट्रेड को नई ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए ये बात हो रही है। और अभी हो क्या रहा ना, हम देखते हैं मालदीव्स की जो पॉलिसी रही है वो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी रही है, कि हम किसी भी प्रकार का फॉरेन ट्रेड करेंगे तो इंडिया को पहले देखेंगे। अभी जो 16 की गवर्नमेंट आई वो भी यही करती है, लेकिन
चाइना की बढ़ती हुई हलचल, जब हम हिंद महासागर की बात करते हैं तो ये इंडिया के लिए खतरे की बात होती है, क्योंकि जो चाइना के फॉरेन इन्वेस्टर है ना, वो अकेले मालदीव्स नहीं गए हैं। हम देखते हैं इरिटिया की बात कर लें, कोमोडोस की बात कर लें, मालदीव्स की बात कर लें, श्रीलंका की बात कर लें, वो हिंद महासागर में पाए जाने वाले बहुत सारे देशों में जा रहे हैं। तो काफ़ी एक्सपर्ट्स का मानना ये भी है कि इंडिया को घेरने की साजिश है ये एक तरीके से। तो इसके लिए ये किया जा रहा है और इंडिया को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और ऐसा कोशिश किया जाए कि चाइना की जो एक्टिविटी है वो हिंद महासागर पे कम से कम रखने की कोशिश की जाए। अब देखते हैं क्या होता है। तो दैट्स ऑल, न्यूज़ तो इतनी थी। एक एडिटोरियल आया है, छोटा सा ही एडिटोरियल है, बस एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू देता है, इसलिए मैंने कवर किया। गवर्नर्स को लेकर आया। आजकल देखो हो क्या रहा है, पहले हम बात करते हैं, हम चलते हैं महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में हुआ क्या, महाराष्ट्र में वहां के स्पीकर को चुनने के लिए एक भी लॉ नहीं था, कब चुना जाए, कितने दिन में चुना जाए, इसको लेकर कोई लॉ नहीं था। तो सब लोगों ने मिलकर एक अमेंडमेंट पारित किया और ये कहा कि महाराष्ट्र के स्पीकर का चयन किया जाए। अब वो जब अमेंडमेंट भेजा गया गवर्नर के पास में साइन होने में, क्योंकि कोई भी कानून जब बनता है तो पहले पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है, लेजिस्लेचर के द्वारा, और उसके बाद में गवर्नर या राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं, तब वो कानून लागू होता है। जब गवर्नर पे वो हो जाएगा तो गवर्नर ने साइन ही नहीं किया, गवर्नर ने मना कर दिया और मतलब दोबारा चेक करने के लिए वापस भेज दिया, ऐसी चीजें। फिर हम देखते हैं केरल में आते हैं। केरल में क्या चल रहा है, जो वाइस चांसलर की नियुक्ति वगैरह होती है वो गवर्नर करता है, मुख्यमंत्री ने कर दी। फिर गवर्नर इतना गुस्सा हो गया कि उन्होंने अपने काम करने बंद कर दिए, वहां पे सरकार से आपस में तनातनी हो गई। गवर्नर और सरकार दोनों, गवर्नर एक तरीके से केंद्र का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो केंद्र और राज्य के बीच में कड़ी का काम करता है, और दूसरी होती है गवर्नमेंट जो कि सरकार के द्वारा चुनी जाती है। उन दोनों में एक माइंडफुल, एक अच्छा कन्वर्सेशन होना चाहिए एक हेल्दी राज्य को चलाने के लिए। लेकिन ज्यादातर जो कन्फ्रंटेशन है, बाय द वे, हाँ, वो देखे भी ऐसे ही राज्यों में जा रहे हैं जहां पे बीजेपी लेड गवर्नमेंट नहीं है, सीधी सी बात, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है वहीं पे कन्फ्रंटेशन बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग दिल्ली की बात कर ले, केरल की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, वेस्ट बंगाल की बात कर ले, यहीं पे सबसे ज्यादा चलते हैं। वेस्ट बंगाल में तो अभी ममता दीदी ने एक बिल भी ला दिया था कि उन्होंने वाइस चांसलर और ये काउंसलर वगैरह को जो नियुक्त करने की ताकत थी गवर्नर, वो खत्म ही कर दी, अब सीएम करेगा। तो जो भी है, अब देखो इन क्लैशेस जो आपस में क्लैश होते हैं गवर्नर के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, राज्य गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, एट दी एंड नुकसान होता है आम इंसान को। एक फेडरल स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं, जब फेडरल स्ट्रक्चर की, तो एक गवर्नर एक संविधान का रिप्रेजेंटेटिव होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है उस राज्य का। वहीं पे एक इलेक्टेड पर्सन होता है जो कि राज्य का हेड होता है या वहां की गवर्नमेंट का हेड होता है, राज्य का नहीं, गवर्नमेंट का हेड होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और गवर्नमेंटल हेड के बीच में जितनी भी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का परोक्ष अपरोक्ष रूप से हरजाना किसे भरना पड़ता है, एक आम इंसान को भरना पड़ता है। और इन हरजानों से बचाने के लिए उन दोनों के बीच में एक माइंडफुल कन्वर्सेशन होना चाहिए। और एट दी एंड ये सारी बातें लिखी और इस एडिटोरियल में एट दी एंड यही लिखा है कि हाँ, केंद्र सरकार को मीडिएटर करना चाहिए बीच में। अगर ऐसे गवर्नर हैं जो वहां पे मान लो अगर खुन्नस खा के बैठे हैं, कुछ भी है, तो केंद्र सरकार ऐसे गवर्नर्स को चेंज करके दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर सकती है, इजीली प्रेसिडेंट कर सकता है। या हो सकता है कि मीडिएशन करके इन दोनों की जो भी समस्याएं चल रही हैं उनको सुलझाया भी जा सकता है। लेकिन यहाँ बात आती है प्रयास करने की, यहाँ आती है पॉलिटिकल विल की, और ये पॉलिटिकल विल दिखाना जरूरी होता है एक डेमोक्रेसी में, जब भी हम बात करते हैं केंद्र सरकार की, जो कि इस समय नहीं दिखा रही है। तो दैट्स ऑल। अगर हम बात करते हैं 10 जनवरी की, तो यही करंट था जो हमारे किसी भी एग्जाम में जाने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।